हेलो बच्चों, ये वीडियो स्पेशली 10th बोर्ड के बच्चों के लिए है। आपका 10th बोर्ड हो चुका है और अब आप 11th में मूव करेंगे। तो बच्चे, आपके मन में ये बहुत कंफ्यूजन होगा कि अब हम जेई का प्रिपरेशन करें कि नीट का प्रिपरेशन करें कि सिंपल बोर्ड का प्रिपरेशन करें, हम साइंस चुने, कॉमर्स चुने कि आर्ट्स चुने। स्पेशली मैं बात करूंगा साइंस स्ट्रीम को लेके, क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ाता हूं 11th 12th और जेई के बच्चों के लिए। तो अगर आप 10th से 11th मूव करेंगे और अगर आप जेई चुनते हैं, मतलब आप पीसीएम चुनते हैं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है एज कंपेयर टू 9th और 10th सर बहुत हटके है। सर फिजिक्स केमिस्ट्री में कुछ ऐसी चीजें आपको 11th 12th में पढ़ना है जिसके बारे में आप थोड़ा बहुत 9th 10th में पढ़े होंगे। 11th 12th का जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है वो 9th 10th से बिल्कुल ही अलग है। अगर आप प्लेन बोर्ड का प्रिपरेशन करेंगे ना तो थोड़ा कम इशू आएगा, लेकिन अगर आप जेई के लिए पढ़ेंगे तो सर आपको बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क करना होगा। दूसरी बात यह भी है कि 10th वाले बच्चे ये ना सोचे कि मेरा 70% आया है तो हम आर्ट्स लेंगे, 80% आया है तो हम कॉमर्स लेंगे, और जो 90% वाले बच्चे होते हैं वो साइंस लेंगे। सबसे पहली बात, ये दिमाग से आप अपनी इस गलतफहमी को निकाल दें। अगर आपके पास ये चीज का पोटेंशियल है कि हम घर पे बैठ के बहुत मेहनत करके सेल्फ स्टडी करते हैं, हम अपना डेडिकेशन दिखाएंगे, तो आप किसी भी स्ट्रीम को चुनोगे आपको उसमें जरूर सक्सेस मिलेगा। तो अगर आप 11th में आके पीसीएम चुनते हैं, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स चुनते हैं और प्लस इसके साथ साथ अगर आप जेई का प्रिपरेशन करते हैं, तो सबसे पहला बात, मैथमेटिक्स में खासकर आपको सारा बेसिक पार्ट आपको कवर करके आना होगा। पहले से सारा बेसिक पार्ट कवर करके आना होगा। इसका मतलब क्या कि कौन कौन सा पॉइंट हम सर 11th इंटर करने से पहले स्ट्रॉन्ग कर ले। पहला पॉइंट, ट्रिगोनोमेट्री को आप बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर ले। बेसिक ट्रिगोनोमेट्री को जो आपने 10th में पढ़ा था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, पाइथागोरस थ्योरम, छोटे छोटे फॉर्मूलाज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सर सारा जो एंगल का वैल्यू आप जानते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, वो पूरा ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल आप याद करके रख ले। कुछ कुछ प्रूफ भी आप करते होंगे ट्रिगोनोमेट्री बेस्ड 10th में, तो उस पर आप कमांड कर ले। दूसरा चीज है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पे आप बहुत ही अच्छा कमांड करके चले। अगर आप नंबर सिस्टम को खराब कर देंगे ना, ये बेसिक मैथमेटिक्स है जिसको आपको जानना ही चाहिए क्लास 11th इंटर करने से पहले। नंबर सिस्टम में आपको पता होगा ऑड नंबर के बारे में। सर ऑड नंबर किसको बोलते हैं? सर 1, 3, 5, 7, 9 ... जो 2n+1 के रूल को फॉलो करता है। इवन नंबर किसको बोलते हैं? सर इवन नंबर बोलते हैं सर 0, 2, 4, 6, 8, 10 ... जो 2n के रूल को फॉलो करता है। 10th तक आपको बहुत लोग ऐसे भी बोलते होंगे कि इवन नंबर की शुरुआत 2 से होती है। ऐसा कभी नहीं, इवन नंबर की शुरुआत हमेशा 0 से होता है। इस मिसकॉन्सेप्शन को आप दूर करके आएंगे कि सर ऑड नंबर की शुरुआत अगर 1 से होती है ना, तो इवन नंबर की शुरुआत 0 से होता है, याद रखना है। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? सर एवरीबॉडी नो प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, बताइए। प्राइम नंबर बोलते हैं द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड योर प्राइम नंबर। और सबसे पहला बात, 1 एक प्राइम नंबर नहीं है सर। प्राइम नंबर की शुरुआत 2 से होती है। सर प्राइम नंबर हो गया 2, 3, 5, 7, 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 11, 13, 17 ... ये सारी चीज आप क्लास 10th में पढ़े भी होंगे, और यहीं से आपको 11th स्टार्ट करना होता है, क्योंकि 11th में आपका
पहला चैप्टर मिलेगा सेट्स, और सेट्स में आपको नंबर सिस्टम का यूज करना पड़ेगा। सेट्स में और भी आपको यूज करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं इनइक्वालिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं सर लीनियर इनइक्वालिटी। अगर आप लीनियर इनइक्वालिटी को अगर आप पढ़ के आते हैं ना, अगर आप लीनियर इनइक्वालिटी को अगर आप पढ़ के आते हैं तो आपको सेट्स में इशू नहीं होगा। सर लीनियर इनइक्वालिटी की कहानी आपको पता ही होगा ना, बताओ क्या, कि जैसे x इज ग्रेटर देन 4, तो x इज ग्रेटर देन 4 का मतलब होगा सर x बिलोंग्स टू 4 से इंफिनिटी और 4 इज एक्सक्लूडिंग। लेकिन वही लिखा हुआ है सर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तो इसका मतलब होगा x बिलोंग्स टू 4 से इंफिनिटी और 4 इज इंक्लूडिंग। सर यहां पे देखो दो इंटरवल है, इस इंटरवल को बोलते हैं सर ओपन इंटरवल। दिस इज कॉल्ड योर ओपन इंटरवल, और ओपन इंटरवल का मतलब होता है सर एक्सक्लूड करना, और दिस इंटरवल इज कॉल्ड सर क्लोज्ड इंटरवल, और क्लोज्ड इंटरवल का मतलब होता है सर इंक्लूड करना, इंक्लूड करना। तो यहां क्या बोला, x इज ग्रेटर देन 4, मतलब मुझे x की सिर्फ वैसी वैल्यू लेना है जो 4 से बड़ा है, तो मैं लिखा 4 से इंफिनिटी, 4 इज एक्सक्लूडिंग। लेकिन यहां लिखा हुआ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, मतलब 4 और 4 से बड़ा, तो मैंने यहां पे 4 को इंक्लूड किया है। और अगली बात, इंफिनिटी पे कभी भी ना हम लोग इंक्लूडिंग का साइन नहीं लगाते हैं सर। देखो इंफिनिटी क्या है ना, सुनो सर, एक होता है इंफिनिटी, एक होता है अनडिफाइंड, और एक होता है सर इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ये तीन अलग अलग चीज है सर। इंफिनिटी को, अनडिफाइंड को और इनडिटर्मिनेट फॉर्म को कभी आप सेम ना समझे, ये तीन डिफरेंट वर्ड है सर। जब आप 11th में आएंगे तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल बताऊंगा, बस अभी इतना आप याद करके रख लो कि सर इंफिनिटी पे हमेशा एक्सक्लूडिंग का साइन लगता है। अच्छा, अगर किसी ने एक छोटा सा एग्जांपल ये पूछा कि सर 4x - 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x - 5, तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, तो इस इनइक्वालिटी को हम कैसे सॉल्व करेंगे। करना कुछ नहीं है, इसको इधर लेके आना है, 4x - 3 - 2x + 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये हो गया सर 2x + 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सर 2 कॉमन लेके मैंने 0 से इक्वेट किया, तो ये हो गया x + 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 का मतलब क्या है, -1 से इंफिनिटी, -1 से इंफिनिटी। और देखो -1 पे भी आपका इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब -1 को हम लोग इंक्लूड करेंगे। सबसे पहला बात क्या है ना, कि जब आप क्लास 10th में थे ना, तो आप इक्वालिटी पढ़ते थे, इक्वेशन सॉल्व करना सीखते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सीखते थे। यहां पे 11th में आपको सर लीनियर इनइक्वालिटी भी पढ़ना है और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में भी पढ़ना है। सर याद करो, मैंने पूछा x लेस देन 3, तो x लेस देन 3 का क्या मतलब है, x 3 से स्मॉलर है, तो x 3 से स्मॉलर है मतलब 3 से छोटा एलिमेंट कौन कौन होगा, 2.9, 1.4, 0, -1, -2, मतलब माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा। तो इसका हम लोग आंसर लिखेंगे -इंफिनिटी से 3 और 3 पे एक्सक्लूडिंग। -इंफिनिटी पे भी हमेशा एक्सक्लूडिंग का ही साइन लगता है। अच्छा तुम एक बात बताओ सर, नंबर सिस्टम की जब आप बात करते हो तो एक नंबर सिस्टम क्या होता है, -इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में ही सारा नंबर आता है। आइदर तुम ऑड नंबर बोलो, इवन नंबर बोलो, प्राइम नंबर बोलो, रैशनल नंबर बोलो, होल नंबर बोलो, इरैशनल नंबर बोलो, सारे नंबर है ना -इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में ही आते हैं। सर नंबर सिस्टम का जो बेसिक पॉइंट है वो है 0, और 0 के इधर सारा पॉजिटिव, 0 के इधर सारा नेगेटिव, इधर सारा पॉजिटिव नंबर है, इधर सारा नेगेटिव नंबर है ना। अगर 0.4 बोले तो ये इसी इंटरवल में आएगा, अगर 1.9 भी बोले तो ये भी इसी इंटरवल में आएगा, अगर -7 बोले तो ये इस इंटरवल में आएगा, अगर -7/2 बोले तो ये इस इंटरवल में आएगा। मतलब सारे नंबर जो होते हैं वो -इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में होता है, और -इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच के ही नंबर को हम रियल नंबर बोलते हैं। मतलब यहीं से आपका क्लास 11th स्टार्ट माना जाता है। सेट्स की कहानी यहीं से स्टार्ट होती है सर। रियल नंबर किसको बोलते हैं, द नंबर विच लाई बिटवीन
द नंबर विच लाई बिटवीन माइनस इंफिनिटी एंड इंफिनिटी, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। मतलब जितना भी नंबर आप पढ़ के आ रहे हैं ना क्लास 10th से, वो सारे रियल नंबर होते हैं। सर नेचुरल नंबर, एवरीबॉडी नो नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, याद करो। नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से, और नेचुरल नंबर की शुरुआत बोलो 1 से होती है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। सर अगर मैंने बोला सर इंटेजर्स किसको बोलते हैं, तो इंटेजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं सर कैपिटल जेड से। और इंटेजर्स में कौन कौन सा नंबर आते हैं सर, बोलो 0 भी आता है, 1 भी आता है, -1 भी आता है, 2 भी आता है, -2 भी आता है, 3 भी आता है, -3 भी आता है, जिसको इंटेजर्स बोलते हैं। रैशनल नंबर किसको बोलते हैं बताओ, व्हाट इज योर रैशनल नंबर। रैशनल नंबर बोलते हैं जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, और जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर। देखो इन सब चीजों पे ना कभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। छोटी छोटी बातें अगर आप गलती करोगे तो 11th का बेस आपका वीक हो जाएगा सर, और अगर 11th का बेस वीक हो जाएगा तो आप एनसीईआरटी को सही से कैच नहीं कर पाएंगे। एनसीईआरटी अगर खराब हो गया तो सर फिर आप जेई का सपना देखना छोड़ दो सर, फिर आप जेई में स्कोर ही नहीं कर पाओगे। अगर आप बोर्ड के साथ साथ जेई का प्रिपरेशन करते हो तो सबसे पहले बात क्या है कि आपको एनसीईआरटी का पूरा बेस स्ट्रांग करना ही पड़ेगा। ये नहीं सर कि आए और तुरंत जेई जेई करने लगे, ऐसा नहीं होता है सर। सर देखो बोर्ड के सिलेबस में और जेई के सिलेबस में फर्क है सर, टॉपिक का फर्क नहीं है, क्वेश्चन के स्टैंडर्ड का फर्क है सर। बोर्ड में आपको सब्जेक्टिवली लिखना है सर, वहां पे आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन का स्टैंडर्ड मिलेगा। तो वो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आपका कब बनेगा, जब आप अपना बेस स्ट्रांग करके रखेंगे। तो नंबर सिस्टम पे इन सब बातों को आप पढ़ लोगे अच्छे से, और आप जब क्लास अटेंड करोगे मेरा, तो मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा, पूरा बेस से ही उठा के आगे लेके बढ़ूंगा आपको। चलो आगे मूव करता हूं। सर देखो अगर किसी ने यह पूछा कि सर 4x - 11 लेस देन 5x + 17, ठीक है, मुझे पूछा कि आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, तो कैसे सॉल्व करेंगे। 4x - 11 -5x - 17 लेस देन 0, इस पूरे टर्म को ना इधर ले आना है। 4x में गया 5x, ये हो गया -x, -11 - 17 -28 लेस देन 0। अब एक बात नोटिस करना है, जब कभी भी आप ना लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, सर ये लीनियर इनइक्वालिटी कहने का क्या मतलब है, x की पावर 1। तो लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के वक्त आपको यह चीज ध्यान से देखना है कि x का कोफिशिएंट ना निगेटिव नहीं होना चाहिए कभी भी। सर लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के वक्त x का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव रखना है। तो माइनस कॉमन लो, ये हो गया x + 28 इज स्मॉलर देन 0। अब हम नेगेटिव साइन को ना 0 से इक्वेट करेंगे ना, तो इनइक्वालिटी का साइन ना चेंज कर जाता है सर। इसका मतलब हो गया x + 28 इज ग्रेटर देन 0, मतलब हो गया सर x इज ग्रेटर देन -28, मतलब x बिलोंग्स टू हो गया -28 से इंफिनिटी, एंड -28 इज एक्सक्लूडिंग, रीजन यह इक्वल टू का साइन नहीं है सर। सर अगर एक और क्वेश्चन से अगर आपको इस टॉपिक को और क्लियर करना है तो आइए मैं समझाता हूं। सर लिखा हुआ है सर x + 5 सर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x - 3। मुझे पूछा गया x बिलोंग्स टू क्या होगा। बच्चों इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, तो कैसे सोचेंगे, इसको इधर ले आओ। x + 5 - 2x + 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखो ये +2x इधर आके -2x, ये -3 इधर आके +3, x - 2x -x, 5 + 3 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मैंने क्या बोला, लीनियर इनइक्वालिटी का मतलब होता है x की हाईएस्ट पावर 1 होना। और जब कभी भी आप ना लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं ना, तो x की कोफिशिएंट कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए सर। x की कोफिशिएंट इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट यहां तो नेगेटिव है सर, तो अपन माइनस कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा x - 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। माइनस को उधर भेजेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर जाएगा, ये हो गया x इज लेस देन और इक्वल टू 8। और x इज लेस देन और इक्वल टू 8 का क्या मतलब है, 8 से स्मॉलर। देखो जब इनइक्वालिटी का माउथ ना x की तरफ खुला हुआ रहेगा तो उसको ग्रेटर देन पढ़ते हैं, और जब इनइक्वालिटी का माउथ ना
एक्स के अपोजिट डायरेक्शन में खुला हुआ रहेगा तो उसको लेस देन पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे, इसको मैं फिर से पढ़ता हूं, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 8, 8 और 8 से स्मॉलर, तो लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से 8। सर 8 पे इंक्लूडिंग का साइन देंगे, क्यों, क्योंकि यहां इक्वल टू का साइन है। तो अगर आप इतना भी पढ़ के अगर आप आ जाओगे, नहीं पढ़े हो तो मेरे वीडियो को देख लो आप, इतना भी पढ़ के अगर आप आ जाओगे ना तो 11th पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा। सर क्या इनइक्वालिटी यहीं तक खत्म हो जाता है? नहीं सर, बहुत दूर तक होता है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में आपका क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, क्यूबिक इनइक्वालिटी, सर उसके बाद रूट का इनइक्वालिटी, उसके बाद जीआईएफ का इनइक्वालिटी, बहुत सारा चीज है, वो मैं आपको बैच में डिस्कस करूंगा। लेकिन क्लास 11th एंट्री लेने से पहले मेरे प्यारे बच्चों, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि इन सब चीजों पे थोड़ा आप कमांड करके आएंगे, इन सब चीजों को थोड़ा ध्यान से देख के आ जाएंगे आप, ताकि आपको 11th में कोई दिक्कत ना हो। और जरूर पढ़ लें, ये सब बेसिक पार्ट है, आप 10th में भी पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो देखो मैं बता भी दे रहा हूं आपको। चलो आगे बढ़ता हूं। सर और कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जिसका यूज 11th आने से पहले कंप्लीट करके मुझे रखना चाहिए, जिसको बोलते हैं बेसिक ग्राफ। क्या बेसिक ग्राफ में मुझे किसके बारे में पहले पता होना चाहिए? सबसे पहले पता होना चाहिए सर लीनियर फंक्शन का ग्राफ। सबसे पहला ये मैटर उठता है कि हम लीनियर फंक्शन किसको बोलते हैं? सर लीनियर फंक्शन बोलते हैं जहां y की भी पावर 1 और x की भी पावर 1। माफ करेंगे, अभी फंक्शन वगैरह नहीं पूछेंगे कि फंक्शन किसको बोलते हैं, बस अभी याद करके आपको आना है, क्योंकि सर ये सब टर्म आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों में यूज करना है। लीनियर फंक्शन का मतलब होता है y इज इक्वल टू ax प्लस b। देखिए y की भी पावर 1 है और x की भी पावर 1 है ना, तो इसको बोलेंगे लीनियर फंक्शन। सर किसी भी फंक्शन का जब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, तो आप xy प्लेन में प्लॉट करते हैं, xy प्लेन में आप प्लॉट करते हैं। देखो क्योंकि यहां पे दो ही वेरिएबल है, x और y, बाकी जो a और b दिख रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो कांस्टेंट है मेरा। तो किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन का आप जो ग्राफ बनाते हैं ना, वो xy प्लेन में ड्रॉ करते हैं। और xy प्लेन में ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x को 0 करके y निकालते हैं और y को 0 करके x निकालते हैं। क्या आपने ये क्लास 10th में नहीं पढ़ा है क्या कि यहां पे होता है a, 0, ये होता है सर माइनस a, 0, सर ये होता है आपका 0, a, और सर ये पॉइंट होता है 0, माइनस a। x एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होता है। तो सर कभी भी अगर कोई पूछेगा कि ग्राफ आप प्लॉट कीजिए y इज इक्वल टू 3x प्लस 12 का, तो आप ध्यान से देखें ये फंक्शन मेरा लीनियर फंक्शन है। देखो कैसे, y की भी पावर 1 है और x की भी पावर 1 है। अभी आप याद करके बस आ जाओ क्लास में, बाकी क्लास में तो सारा हम संभाल लेंगे सर, मेरे ऊपर छोड़ो। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे बोर्ड के साथ साथ ना जेई को भी लेके चलते हैं, और बड़ा मजा भी आएगा आपको पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे आपको हम। तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 12 का ग्राफ आप कैसे बनाओगे? देखो मैंने क्या बोला, पहले x को 0 करेंगे, x को 0 करेंगे तो बोलो 3 इंटू 0 0, y की वैल्यू बोलो 12। अब हम y को 0 करेंगे, देखो तो ध्यान से, अगर मैं इसको 0 करूंगा तो 0 इज इक्वल टू हो गया 3x प्लस 12, तो 3x की वैल्यू हो गई माइनस 12, तो x की वैल्यू हो गई माइनस 4, पॉइंट हो गया माइनस 4, 0, और यहां पे पॉइंट हो गया 0, 12। सर एक बात बताओ, आप 10th में पढ़े हैं ना कि किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट लिखते हैं वो होता है x, y। ऑब्वियसली सर किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमेशा x, y लेते हैं। आप y x प्लेन नहीं बोलते हैं, आप xy प्लेन बोलते हैं। तो सर पहले हम x कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, उसके बाद y कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। याद करो 10th वाले बच्चों, यहां पे आप क्या लिखते हो, प्लस प्लस, यहां क्या लिखते हो बच्चों बताओ, माइनस प्लस, माइनस प्लस, यहां क्या लिखते हो, माइनस माइनस, और यहां क्या लिखते हो बोलो, प्लस माइनस। तो ये प्लस प्लस का क्या मतलब है, x पॉजिटिव देन y पॉजिटिव। यहां क्या मतलब है, x नेगेटिव y पॉजिटिव। तो पहले आप x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, उसके बाद आप y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो जब मैंने x को 0 किया तो 3 इंटू 0 0, y की वैल्यू 12, पॉइंट x, y, तो 0, 12। अब मैंने y को 0 किया तो x की वैल्यू -4, x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 0, तो -4, 0। अब इसका हम ग्राफ कैसे बनाएंगे? देखो ग्राफ बनाएंगे xy प्लेन में, तो पहले एक xy प्लेन दिखा दिए,
0,12 0,12 किसकी तरह दिख रहा है? 0,1 की तरह। तो ये हो गया 0,12। और वैसे भी सोचो ना, देखो ये मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये मेरा नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऊपर मेरा पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे मेरा नेगेटिव वाई एक्सिस। तो यहां वाई पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाई ऊपर। अब बताओ यहां -4 किसकी वैल्यू है? एक्स की। सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो एक्स नेगेटिव है तो एक्स नेगेटिव किस साइड होता है? लेफ्ट साइड। तो ये हो गया -4,0, दोनों को मिला दिए, ग्राफ बन गया। और यही ग्राफ किसका है? y इज इक्वल टू 3x प्लस 12 का। वापस दोहरा रहा हूं सर, क्लास 11th में एंट्री लेने से पहले आप ग्राफ में कम से कम लीनियर फंक्शन का ग्राफ जरूर पढ़ लें, इसलिए मैं पढ़ा भी दे रहा हूं आपको। लीनियर फंक्शन किसको बोलते हैं? y इज इक्वल टू ax प्लस b के फॉर्मेट को, मतलब y के पावर 1 और x की पावर 1 का फॉर्म होना चाहिए। अब हम लीनियर फंक्शन का ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं? x को 0 करके y निकालते हैं, y को 0 करके x निकालते हैं। और हमको पता है ना कि किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y होता है, और हम जो ग्राफ प्लॉट करते हैं वो xy प्लेन में प्लॉट करते हैं। चलो एक और एग्जांपल समझाते हैं, समझो। मान लो कि एक और एग्जांपल लिया मैंने, 4y प्लस 3x दैट इज इक्वल टू 12। अब कुछ बच्चे को यह कंफ्यूजन होगा कि सर यहां आपने y इज इक्वल टू इतना लिखा, यहां आपने y इज इक्वल टू तो इतना नहीं लिखा। अरे बेवकूफो, y की पावर 1 है और x की पावर 1 है, रिप्रेजेंटेशन कुछ भी लिखे उससे क्या मतलब? किसी भी इक्वेशन में y की भी पावर 1 है और x की भी पावर 1 है, तो आपको समझ जाना है कि फंक्शन लीनियर फंक्शन है। ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे मैंने भी बताया ना, पहले आप x को 0 करेंगे। चलो x को 0 करो। सर ये तो रहेगा 4y प्लस 3 इंटू 0 0 इज इक्वल टू 12। तो 4y इज इक्वल टू बोलो कितना? 12। तो y की वैल्यू बोलो 3। y की वैल्यू 3 कब आया सर? जब x की वैल्यू 0। तो पॉइंट हो गया सर 0,3। अब क्या करेंगे बताओ? y को 0 करेंगे, है ना? चलो y को 0 करो। तो 4 इंटू 0 0 प्लस 3x इक्वल टू 12। तो 3x इज इक्वल टू 12। तो बोलो x की वैल्यू 4। पॉइंट हो गया सर आपका 4,0। अब एक पॉइंट है 0,3, एक पॉइंट है 4,0। इसको आप क्या करो? XY प्लेन में प्लॉट करो। पहले देखो 0,3 में 3 कौन है? y3 है ना। y3 है मतलब पॉजिटिव 3 है, पॉजिटिव 3 y का ऊपर होता है, तो 0,3। 4,0 में कौन 4 है? x की वैल्यू 4 है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव? पॉजिटिव 4 है, तो पॉजिटिव 4 इधर होता है x का। दोनों को मिला दो, एक स्ट्रेट लाइन बन गया। और हम मुझे याद करके रखना है कि किसी भी लीनियर फंक्शन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। तो मैंने देखो अभी तक टोटल कितना 2 पॉइंट पूरा समझाया। एक बताया नंबर सिस्टम के बारे में, एक बताया आपको सर ग्राफ के बारे में, ठीक है। और नंबर सिस्टम में मैंने आपको सिखा दिया कि लीनियर इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं। 2 तरह का इंटरवल होता है, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, ठीक है। वीडियो को आप अच्छे से देख लोगे, मजा आ जाएगा आपको, और आपको बिल्कुल आपका टॉपिक क्लियर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। क्या 10th से जब 11th मूव करेंगे तो सर पीसीएम अगर आप लोगे तो फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का भी जरूरत पड़ता है स्टार्टिंग में, इंटीग्रेशन की भी जरूरत पड़ता है स्टार्टिंग में। वो फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा। आप ये फ्रस्ट्रेट मत हो जाना। जैसे बहुत बार बच्चे क्या करते हैं ना कि सर फिजिक्स स्टार्ट करते हैं, यूनिट डायमेंशन तक बच्चों का ठीक चलता है, वेक्टर तक भी ठीक चलता है, लेकिन जैसे आता है मोशन इन अ प्लेन, तो मोशन इन अ प्लेन जिसको काइनेमेटिक्स के नाम से जानते हैं, वहां पे आप बहुत सारा चीज पढ़ोगे, वेलोसिटी के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, डिस्टेंस के बारे में। वहां से आपको ना रियल फिजिक्स स्टार्ट माना जाता है, वहां से जो चीज आपको फील होगा, ठीक है, तो उसको मैकेनिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पे आपको ना मैथमेटिक्स टूल्स का नीड पड़ेगा, मिनिमा मैक्सिमा का, डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रेशन का। तो उन सब चीजों के बारे में ऑलरेडी फिजिक्स वाले सर आपको क्लासरूम में डिटेल बताएंगे, मेरा जरूरत उस वक्त नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो मैथमेटिक्स में और किन बेसिक पार्ट का जरूरत पड़ता है सर 11th में, जिसको मुझे कोशिश करनी चाहिए कि 11th से पहले ही हम लोग पढ़ के आ जाए। आओ मैं समझाता हूं सर। उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, ध्यानपूर्वक सुनना, थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मूव करते हैं। याद करो आप, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप क्लास 10th में पढ़े होंगे डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में, मिड पॉइंट के बारे में, सेक्शन फॉर्मूला के बारे में, एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में,
सर टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में। ये सब ऐसा चीज है ना जिसको मुंह पे रखना चाहिए सर। डिस्टेंस फॉर्मूला सबको पता होगा, क्या मुझे बताने का जरूरत भी है? नो सर। क्यों बताने का जरूरत नहीं है? बहुत ही बेसिक चीज होता है। ए का कोऑर्डिनेट है आपका x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट है आपका x2, y2। तो आप इस AB का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये बिल्कुल बेसिक सी बात है जो आपको ना पता होना ही चाहिए। ये नहीं कि सर आप देखोगे सर ये क्या है, ये बिल्कुल 10th का ही चीज है कि अगर 2 पॉइंट पता होता है तो उसके बीच का डिस्टेंस निकालने का तरीका होता है सर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मिड पॉइंट थ्योरम भी आपको पता होनी चाहिए। और पता क्या होना चाहिए? ये सब ऐसी बातें मैं आपको बता रहा हूं कि इसे हर हाल में आप याद करके ही आएंगे क्लास 11th में, तो आपको 11th में ना कोई दिक्कत ही नहीं होगा, मतलब कहीं से आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगा मैथमेटिक्स में। सर एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2, y2 और सी जो है ना वो AB का मिड पॉइंट है। अच्छा खुद से सोचो कि अगर सी AB का मिड पॉइंट है तो जो डिस्टेंस AC का होगा वही डिस्टेंस CB का होगा। क्यों सर? C जो है वो AB का मिड पॉइंट है। तो इस C का कोऑर्डिनेट क्या लिखते हैं हम लोग? x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। इसे कभी भूलेंगे नहीं। दो पॉइंट को जोड़ने वाले लाइन का मिड पॉइंट का फॉर्मूला व्हाट? x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सर एक और पॉइंट आप याद करके रखेंगे क्या? सेक्शन फॉर्मूला। कि सर सेक्शन फॉर्मूला किसको बोलते हैं सर? याद करो। सेक्शन फॉर्मूला में जहां तक मुझे लगता है कि क्लास 10th में सिर्फ इंटरनल डिवीजन के बारे में बताया गया होगा। हो सकता है सर अब सिलेबस अगर अपडेट किया होगा तो एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में भी डाला गया होगा टॉपिक में, और मुझे लगता है कि एक्सटर्नल डिवीजन भी अब डाल ही दिया होगा। सर एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। इस ए की कोऑर्डिनेट है x1, y1, बी की कोऑर्डिनेट है x2, y2। कोऑर्डिनेट ऑफ ए है x1, y1, इसका मतलब 2, 3, 4, 5। बी का कोऑर्डिनेट है x2, y2, 7, 8, मतलब ए और बी दोनों का पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है, दिया हुआ है। मान लिया कि मैंने एक पॉइंट सी है जो ए और बी के पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को m/n के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है। What is section formula? Here we have 2 point A and B. The coordinate of A is x1, y1 and coordinate of B is x2, y2 is given. Suppose a point C divide the line joining the point A and B internally in the ratio m/n. Then what is the coordinate of C? According to the section formula, this is called internal division. क्यों? कि C point AB के अंदर है तो internal division। तो कोऑर्डिनेट ऑफ C is written as mx2 plus nx1 upon m plus n, my2 plus ny1 upon m plus n. This is called your internal division. इंटरनल डिवीजन। और सर एक्सटर्नल डिवीजन में सिर्फ प्लस के जगह पे माइनस हो जाएगा, जहां जहां प्लस दिख रहा है वहां वहां माइनस हो जाएगा। चलिए ट्रायंगल के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होगा ही। सर एबीसी एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल एक क्लोज फिगर है। क्लोज फिगर का कुछ एरिया होता है 4 स्क्वायर यूनिट, 7 स्क्वायर यूनिट। क्या एरिया कभी भी नेगेटिव हो सकता है? नो सर, एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। और ए का कोऑर्डिनेट मान लो दिया हुआ है 1,4, इसका दिया हुआ है 2,3, इसका दिया हुआ है मान लो -5,7। तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं? क्लास 10th में इसका फॉर्मूला है हाफ टाइम्स ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस समथिंग समथिंग समथिंग। तो उतना फॉर्मूला तुम्हें ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए यूज नहीं करना है। पहली बात, जब तुम क्लास 11th में आओगे ना तो ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि ट्रायंगल का तीनों कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आप उसका एरिया निकालो। भाई वो 10th लेवल था। सिर्फ इसका यूज करना है कहीं कहीं क्वेश्चंस में। तो देखो ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक शॉर्टकट तरीका और एक बेहतरीन तरीका आपको हम समझा रहे हैं।
अच्छा एक बात बताओ, एरिया किसका निकलता है? क्लोज फिगर का। दिमाग खोलो, एरिया निकलता है क्लोज फिगर का। अच्छा क्लोज फिगर कैसे बनेगा? खुद से सोचो कि जहां से मैंने स्टार्ट किया वहीं पे जाके हम एंड करेंगे। सर यहां से मैंने स्टार्ट किया और हम जब तक वहां तक एंड नहीं करेंगे तब तक क्लोज फिगर बनेगा ही नहीं। क्लोज फिगर बनाने के लिए जहां से मैंने स्टार्ट किया वहीं से हम जाके क्लोज कर देंगे। तो क्या करेंगे देखो, एरिया कैसे निकालेंगे? पहले 1 4 को लिखेंगे, फिर 2 3 को लिखेंगे, फिर -5 7 को लिखेंगे, फिर वापस 1 4 को लिखेंगे, फिर से वापस 1 4 को लिखेंगे। जहां से स्टार्ट किए वहां पे एंड किए। क्लियर है यहां तक बात? चलो अब क्या करेंगे, इस बात को आप सुनिएंगे ध्यान से थोड़ा, ठीक है? देखो अब क्या करेंगे, देखो यहां पे ध्यान से सुनेंगे। पहले क्या करेंगे, ऐसे करके मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ऐसे करके, और ऐड करेंगे। 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 7 14, -5 इंटू 4 -20, माइनस देके ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और अब ऐसे करके मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे करके। 4 इंटू 2 बोलो 8, 3 इंटू -5 -15 है ना, और 7 इंटू 1 7, हॉल का मैग्नीट्यूड बाई 2। ये जो साइन दिया है ना मैंने, ये जो साइन दिया है इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, मतलब मॉड। मॉड का मतलब होता है ऑलवेज पॉजिटिव। 4 का भी मॉड 4 होगा, -4 का भी मॉड 4 होगा। सर 4 का भी मॉड 4 होगा, -4 का भी मॉड 4 होगा, -4 का भी मॉड आपका 4 ही होगा। मॉड ऑलवेज पॉजिटिव होता है सर, मॉड नेगेटिव एलिमेंट को भी पॉजिटिव कर देता है। तो इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे, वही आपका रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा ट्रायंगल का। अब आपको पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में बताओ, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ईच एंड एवरी एंगल इज 60 डिग्री। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब कोई दो साइड इक्वल। स्केलेन ट्रायंगल का मतलब नो साइड्स आर इक्वल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब एक एंगल 90 डिग्री और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। एक और ट्रायंगल बन जाएगा यहां पे आके, जिसको बोलेंगे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो मेरा बस ये कहना है 10th वाले बच्चों को जो 11th में आ रहे हैं कि आप ट्रायंगल के बारे में भी अच्छे से पढ़ लेंगे। सर ऑलरेडी 10th में पढ़े होंगे ट्रायंगल के बारे में, 9th के बारे में। तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है एक एंगल 90 डिग्री और कोई दो साइड आपस में इक्वल होना। सर ये तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है सर, तो ये दो साइड ही आपस में इक्वल होगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे सर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब एक एंगल 90 डिग्री भी है और कोई दो साइड आपस में इक्वल है। अब थोड़ा सा और पढ़ के आएंगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में भी। अब होता क्या है ना, सुनो, ट्रायंगल के बारे में सबको अच्छे से पढ़ के आते हैं, लेकिन क्वाड्रिलेटरल के बारे में कंफ्यूज करते हैं, पता नहीं क्यों। वो बहुत ही सिंपल सी बात है। पहली बात है पैरेललोग्राम के बारे में, कि हम पैरेललोग्राम किसको बोलते हैं, समझो। दिस इज कॉल्ड योर पैरेललोग्राम। जानते हो सर 10th में बच्चे लोग पैरेललोग्राम के बारे में पढ़े होंगे ना। जब आप 11th आओगे ना सर, तो बोर्ड में तो है ही, जब आप जेई का एग्जाम लिखोगे ना सर, तो क्वाड्रिलेटरल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। हाँ सर, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये है पार्ट 10th का, लेकिन इसी को थोड़ा एडवांस फॉर्म करके जेई में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मेरे भाई जब आपको 10th का बेसिक चीज, 11th का बेसिक चीज पता ही नहीं होगा, तो आप कैसे वहां एग्जाम में अपीयर करोगे और क्वेश्चन बनाओगे? तो पैरेललोग्राम किसको बोलते हैं बताओ? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये साइड आपस में इक्वल भी और पैरेलल भी है, ये साइड भी आपस में इक्वल और पैरेलल है। तो वही मैंने बोला, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, दिस इज कॉल्ड योर डायगोनल्स। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल बट डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट। देखो डायगोनल, जो दो डायगोनल दिख रहा होगा AC और BD, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, मान लो O पॉइंट पे। तो व्हाट डू यू मीन बाय बाइसेक्ट एट अ पॉइंट? तो बाइसेक्ट का मतलब होता है सर कि ये जो O पॉइंट होगा वो A और C का मिड पॉइंट होगा, और O जो होगा वो B और D का भी मिड पॉइंट होगा। क्लियर? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम? वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। लिख रहा हूं मैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल।
दूसरा क्या है बताओ? डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। डायगोनल्स आर क्या बोलो? नॉट इक्वल। और लेकिन मेन टॉपिक सर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट। और बाइसेक्ट करने का मतलब मैंने बता दिया ना कि जो ओ पॉइंट होगा वो एसी और बीडी दोनों का मिड पॉइंट होगा। सर रेक्टेंगल किसको बोलते हैं सर? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल? सुन, रेक्टेंगल किसको बोलते हैं? रेक्टेंगल की कहानी क्या है? रेक्टेंगल की कहानी यही है, पहला सेम, दूसरा सेम, बट तीसरा अलग। मतलब अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। हां सर, रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होता है और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट। सर पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में बस यही फर्क है कि पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल नहीं होगा, लेकिन सर रेक्टेंगल में डायगोनल आपस में इक्वल लेंथ का होगा। सर व्हाट इज अ स्क्वायर? सर एवरीबॉडी नो, क्लास 10th वाले बच्चे जो मूव करेंगे बताओ स्क्वायर किसको बोलते हैं? एबीसीडी अगर स्क्वायर है सबको पता होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। हां सर, और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट, बोलो कितना डिग्री? 90 डिग्री। हां सर। सर पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में सिर्फ बाइसेक्ट करता है, और यहां बाइसेक्ट भी करता है और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। किसको बोलेंगे स्क्वायर? बोलो ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर बोलो क्या? इक्वल। उसके बाद बोलो डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स आर इक्वल। और क्या बताओ? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। मतलब बाइसेक्ट भी करेगा और 90 डिग्री पे करेगा। अब इसी में कहा था रोम्बस। रोम्बस किसको बोलते हैं? रोम्बस इसको बोलते हैं जो थोड़ा सा देखो काजू बर्फी की तरह दिख रहा है, काजू कतली की तरह, है ना? तो रोम्बस किसको बोलते हैं सर? रोम्बस बोलते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, बट डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। मतलब रोम्बस और स्क्वायर में थोड़ा क्या फर्क है? स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल होता है, लेकिन यहां बोलो डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। डायगोनल्स आर बोलो क्या? नॉट इक्वल। और बाकी सारा कंडीशन स्क्वायर का ही लेगा। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। बोलो क्लियर है? तो आप क्वाड्रिलेटरल में अगर इतना भी पढ़ के आओगे और इन सब चीजों को याद करके रखोगे, देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं इन सब चीजों को फिर पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर आप इन सब बेसिक चीजों को खुद से याद करके रखोगे ना, तो क्लासरूम में पढ़ने में मजा और ज्यादा आएगा सर। आपका टॉपिक और स्ट्रांग बनता चला जाएगा। चलो आगे मूव करते हैं। और ऐसी कौन सी बेसिक बातें हैं जो मुझे क्लास 11th में एंट्री लेने से पहले मुझे पता होना चाहिए? एटलीस्ट इन सब के बारे में तो बिल्कुल पता होना ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बातों को और लेके समझना है ध्यान से चीजों को, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने देंगे। क्लासरूम आइए, मेरा ऑफलाइन बैच, फर्स्ट ऑफलाइन बैच 10th to 11th मूविंग के लिए, 10th to 11th मूविंग के लिए स्टार्ट होने जा रहा है 12 अप्रैल से, जिसको हम लोग बोलते हैं सर सक्षम बैच। सक्षम बैच इसका नाम है 10th to 11th मूविंग। इसका दूसरा बैच स्टार्ट होगा 2nd वीक ऑफ मई से। रांची में अगर आप आ रहे हैं, ऑफलाइन सेंटर ढूंढ रहे हैं, तो समर्थ एकेडमी ही आना है। और समर्थ एकेडमी है कहां पे, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, हरिओम टावर 6th फ्लोर पे, लालपुर। वेयर इज द समर्थ एकेडमी? लोकेशन इज लालपुर, 6th फ्लोर, हरिओम टावर, रूम नंबर 604, 610 एंड 605। क्लियर? आगे मूव करते हैं, समझो। तो और कौन सी ऐसी बातें हैं जो मुझे ना 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको पहले से ही क्लियर करके रखना है? तो समझो, एक छोटी बातें और है जिसको बोलते हैं, बोलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझो बातों को, ये चीज पता होगा ना जरूर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, कि सर ax स्क्वायर
plus bx plus c is equal to 0, when a is not equal to 0, then this is called your quadratic equation. सर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के याद करो, 10th में पढ़े होंगे, 9th में पढ़े होंगे, दो रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा। जहां पे याद करो हम लोग अल्फा प्लस बीटा को बोलते हैं माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा को बोलते हैं सर सी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। आप 11th में आओगे तो वहां मैं आपको जरूर बताऊंगा सर डिफरेंस ऑफ रूट्स। डिफरेंस ऑफ रूट्स मतलब अल्फा माइनस बीटा, और अल्फा माइनस बीटा का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है रूट डी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। ये मैं आपको बताऊंगा, मैं बिल्कुल डेराइव करके बताऊंगा। देखो बताऊंगा ये भी मैं आपको वापस, लेकिन ये पहले से पता होना जरूरी है। हाँ, हो सकता है सर क्लासरूम में मैं आपको किसी को उठा के पूछूं कि मेरे भाई तुमने 10th पास कर रखा है कितने अच्छे नंबर से, तो बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स क्या। तो इस वक्त ये तो नहीं बोलोगे ना सर कि मैंने ये नहीं पढ़ रखा है, ये तो पढ़ रखा है, सिंपल सी बातें हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा कितना सी बाई ए। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद करके रखनी है। चलो, और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर दो रूट्स है तो उसका सॉल्यूशन करने का तरीका होता है फैक्टराइज भी हो जाता है, या तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व करने का तरीका, सॉल्यूशन निकालने का तरीका यही होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चलो, क्या ये चीज आपने पढ़ रखा है ना कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक डिस्क्रिमिनेंट होती है जिसका वैल्यू होता है, बोलो बी स्क्वायर माइनस 4ac। सर व्हाट इज डी डिस्क्रिमिनेंट? और ये चीज आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए और याद करके आएंगे आप क्लास में तो और मजा आएगा आपको पढ़ने में कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होता है ना तो रूट्स जो होता है ना वो रियल एंड अनइक्वल। सर रियल एंड अनइक्वल होने का क्या मतलब है? सर किसी क्वाड्रेटिक का अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है तो रूट्स रियल एंड अनइक्वल का क्या मतलब है? मतलब सर रूट्स उसका एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब सर किसी क्वाड्रेटिक से दो ही वैल्यू आएगा x का, मैक्स टू मैक्स दो ही वैल्यू आएगा, मैक्स टू मैक्स। हो सकता है एक भी वैल्यू है, हो सकता है एक भी वैल्यू नहीं है। सर एक वैल्यू कब आता है? जब डिस्क्रिमिनेंट 0, तो हम लोग उस वक्त बोलते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। और डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से छोटा होता है तो हम लोग बोलते हैं नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। और नो रियल रूट्स को ही हम लोग क्लास 11th में बोलेंगे इमेजिनरी रूट्स, है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, मतलब अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा। मतलब किसी क्वाड्रेटिक से x का दो अलग अलग वैल्यू आएगा, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 7, x इक्वल टू -5, दो डिफरेंट वैल्यू आएगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा, मतलब x का दोनों वैल्यू जो आएगा वो सेम आएगा। और अगर किसी क्वाड्रेटिक में डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है तो नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स का मतलब क्या हुआ कि रूट्स आपका एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, मतलब x की कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। तो यहीं से तो आपका स्टार्ट होगा सर अलजेब्रा का सबसे मेजर चैप्टर 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, और यहीं से स्टार्ट माना जाता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर की कहानी। क्योंकि नो रियल रूट्स का मतलब होता है इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स। और कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन बताऊंगा सर, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, जहां a होता है रियल पार्ट और आयोटा बी होता है इमेजिनरी पार्ट। वो बातें क्लास की हैं, लेकिन इतनी सारी बातें आपको कम से कम हर हाल में याद करके आना है ताकि आपको 11th के क्लास में कोई कंफ्यूजन ना हो। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप आराम से आओ। बहुत सारे आपको पेरेंट्स, सर टीचर, सीनियर्स, भैया दीदी डराएंगे कि नहीं नहीं साइंस नहीं लेने का। देखो सर, डर उसको लगता है जो मेहनत करने से डर रहा है, जो मेहनत करने के लिए सर रेडी है। सुन लो मेरी बात, जो मेहनत करने के लिए, जो हार्डवर्क और डेडिकेशन अपना देने के लिए रेडी है 11th 12th में, तो आई विल प्रॉमिस यू कि हम ये नहीं गारंटी लेते हैं कि तुम्हारा हम जेई क्वालिफाई करा देंगे भाई, वो कोई भी नहीं ले सकता है। लेकिन ये चीज जरूर बोलते हैं कि तुम मुझे जरूर थैंक यू बोलोगे, 110% तुम्हारे मुंह से थैंक यू निकलेगा मेरे लिए कि सर
आपने मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, मैंने अपना 100% दिया, तुम्हारा जेई वेट कर रहा है, तुम्हारा एक इंडिया का बहुत ही बेहतर कॉलेज तुम्हारे लिए वेट कर रहा होगा। सर मैं कैसे पढ़ाऊंगा? मैं आपको पूरा एनसीईआरटी पहले कराऊंगा, फिर पूरा जेई मेन का पीवाईक्यू कराऊंगा, पूरा कराऊंगा, मॉड्यूल करवाऊंगा, पूरा असाइनमेंट करवाऊंगा, जिसमें असाइनमेंट में आपको मिलेगा डीपीपी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। और कोई बच्चा अगर इतना कर देता है मेरे साथ, तो सर आपको जेई फोड़ने से, जेई के किसी बेहतर कॉलेज में जाने से कोई नहीं रोक सकेगा। लेकिन हां सर, ये आपका कमिटमेंट होना पड़ेगा कि आप कितना मेहनत करते हैं। अब मैटर इज दैट कि हम हार्डवर्क कर नहीं रहे आपके ऊपर और आप अपना हार्डवर्क पूरा दे रहे हैं, तो भी रिजल्ट नहीं होगा। मेरा और आपका अगर म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन तगड़ा रहा तो रिजल्ट होगा ही होगा। लेकिन ये चीज हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि मैं और मेरी टीम से आपको कभी भी कोई कमी नहीं मिलेगी। सर मैथमेटिक्स में मैं हूं, फिजिक्स में आदित्य सर हैं जो ट्रिपल आईटी से गेट कर रहे हैं, गेट किए हुए, एमएससी किए हुए आपका। सर केमिस्ट्री में 2 टीचर रहेंगे, एक इनऑर्गेनिक और फिजिकल के लिए, एक ऑर्गेनिक के लिए। डाउट फैकल्टी के लिए एक टीचर रहेंगे, लाइब्रेरी फैसिलिटी है। सर काउंसलर हमेशा आपको मोटिवेट करते रहेगा कि आप पढ़ते रहिए। मेरे भाई अगर आप फिर भी नहीं पढ़ोगे तो अपन क्या कर सकते हैं? तो फिर जाओ भाई ब्रांड वाला कोचिंग, जहां पे आपको 5-10 बच्चे से उसको मतलब है सिर्फ। क्या कि वो बच्चे तो सर जो 5-10 बच्चे पे वो जो रिजल्ट पब्लिश कर रहे हैं, वो उनका बच्चा थोड़े ना है, वो तो सर खुद बना हुआ है, वो तो कहीं से भी रिजल्ट कर लेगा। लेकिन एवरेज बच्चे और एवरेज से जो ऊपर वाले बच्चे हैं वो कहां जाएंगे? तो है हम आप लोगों के लिए, बस आप अपना मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे। क्लियर? चलो सर, मैंने आज क्या क्या बताया? क्वाड्रेटिक के बारे में कुछ बताया, फिर मैंने क्या बताया आपको? क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताया, ट्रायंगल के बारे में बताया, सर बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में मैंने बताया। देन आफ्टर मैंने क्या बताया? ग्राफ कैसे बनाते हैं, बेसिक ग्राफ कैसे यूज करते हैं। सर फिर मैंने इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए बताया। फिर मैंने आपको बताया सर नंबर सिस्टम के बारे में, जहां से मैंने स्टार्ट किया था। सर बहुत सारी ऐसी और भी बातें हैं जो 11th आने से पहले याद करके रखना जरूरी है, लेकिन उन सब के बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा क्लास 11th के पहले लेक्चर से। जब हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे ना, तो पहले 15 दिन पहले आपका बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे हम, और उसके बाद ही फिर हम लोग चैप्टर नंबर 1 की तरफ मूव करेंगे। सर 11th में कुल मिला के 14 चैप्टर होंगे, 12th में कुल मिला के 13 चैप्टर होंगे। ठीक है सर, सारे मेजर चैप्टर है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी किसी चैप्टर को आप इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन सर जो बच्चे सिर्फ प्लेन बोर्ड पढ़ने के लिए आ रहे हैं, सिंपल सिर्फ बोर्ड का प्रिपरेशन करने के लिए आ रहे हैं, तो सर उसके लिए एज कंपेयर टू जेई सिलेबस थोड़ा इजी होगा, लेकिन उतना भी इजी नहीं होगा कि सर आप आ गए हॉस्टल में बैठ के आराम से सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं और रिजल्ट हो जाएगा, तो वो पॉसिबिलिटीज नहीं है। आपको सर 11th-12th में आके साइंस स्ट्रीम लेके चल रहे हो तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। अब रही बात नॉन स्कूलिंग बच्चों को, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नॉन स्कूलिंग वाले बच्चे तो सर जेई के लिए पूरा फोकस्ड रहो अभी से, क्योंकि सर आपको स्कूल जाने का टेंशन है नहीं। स्कूल जाने का जब टेंशन है ही नहीं, तो दिन भर आप घर पे बैठ के, हॉस्टल में बैठ के करोगे क्या? आप धीरे धीरे करके जेई पे आप आगे बढ़ते रहो। हमारी टीम पूरी लगी हुई रहेगी आप पे। सर सिलेबस तो उसी का होता है, बस उसको आगे लेके बढ़ना होता है थोड़ा। तो क्लियर? तो इतनी सारी बातें आप याद करके रखोगे, और भी मैं बताऊंगा, और भी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए कि सर 11th आने से पहले इन सब चीजों को आप याद करके आए, देख के आए। और सर लेट ना करें, आपका एग्जाम हो गया, बैच अब ज्वाइन कीजिए। 12 अप्रैल से पहला बैच मेरा ज्वाइन हो रहा है, समर्थ एकेडमी, हरिओम टावर, लालपुर सेंटर, रांची। ठीक है, जय हिंद।